तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने और आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब बिल्कुल देने में सक्षम हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव में प्रयुक्त आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होता है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है? आपका इसमें क्या जवाब होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। आचार संहिता कब से प्रभावी होता है या आचार संहिता कब से लागू होता है? आपको बता दें, निर्वाचन की घोषणा से नहीं, निर्वाचन की अधिसूचना से। मतलब कहने का होता है कि 48 घंटा पहले, यानी कि आचार संहिता जब चुनाव या वोटिंग का समय होता है तो उसके 48 घंटा पहले से, यानी कि निर्वाचन की मतलब वोट डालने की जो अधिसूचना होता है ना, ये उसका एक्यूरेट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी छोटे भाई बहन देख रहे हैं, सबसे पहले बटन को लाइक करेंगे और इसके बाद इस प्रश्न का जवाब देंगे और सभी लोग देंगे। चलिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो याद रखना है, यह जो चुनावी बॉन्ड योजना है इसको असंवैधानिक घोषित किया है। असंवैधानिक का मतलब चुनावी बॉन्ड क्या था? चुनावी बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा था इसमें बड़े बड़े उद्योगपति या कह सकते हैं बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे वो राजनीतिक दल को गुप्त रूप से पैसे देते थे। तो इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 19 वन ए के तहत, वन ए के तहत इसको क्या किया गया है? तो असंवैधानिक घोषित किया गया है। बात को याद रखिएगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असंवैधानिक घोषित करने का मतलब यानी कि चुनावी बॉन्ड को, चुनावी बॉन्ड जो है इसको लीगल नहीं माना गया है। तो लीगल नहीं माना गया है कहने का मतलब हुआ किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 19 वन ए के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत बार आपके सामने क्वेश्चन आया भी पहले होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत किया गया था? बताएंगे किस एक्ट के तहत किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रविकांत कहते हैं ए होगा, रंजीत भी कहते हैं ए होगा। बाकी लोग का जवाब देखते हैं और लोगों का जवाब देखते हैं कि क्या आप जवाब देते हैं। तो कहते हैं सी। सुनील का जवाब आया है 1773। बबलू का जवाब आया है ए। सोनी का भी ए आया है। अमिता कुमारी का भी ए आया है। हाँ, जितने भी लोग 1773 कह रहे हैं या ये कह रहे हैं उनका सही है। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को, सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया था किसको? तो बनाया गया था सर एलिजा एम्पे को, सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को याद रखिए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाब देंगे किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का सुनील का जवाब आ गया है, रविकांत का भी ठीक, बबलू रंजीत जी का भी ठीक है, सरस्वती कुमारी का, लगभग लोगों का सही जवाब आ रहा है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन, उद्घाटन का मतलब हुआ शुरुआत, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और कह सकते हैं इस प्रथम बैठक यानी कि उद्घाटन किया गया था। 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और दोनों में, पहली बैठक और दूसरी बैठक में कुछ विशेष हुए थे। पहला बैठक में
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन के बाद जो दूसरी बैठक हुई थी, 9 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 11, राजेंद्र प्रसाद को, किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात को याद रखना है। तो प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। उद्घाटन कौन किया था? 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। तो याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही से डिनोट करता है? आप पढ़े लिखे सारे लोग हैं, आपको इसका जवाब देना है। कौन है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को नोट करता है? बताएंगे। फिर कहते हैं कि 5वां का सी, बबलू कहते हैं 5 का सी, रविकांत भी कहते हैं सी होगा। बिल्कुल, यानी कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। ये सही जवाब हुआ। भारत में अनेक धर्म है, भी ठीक है, लेकिन अनेक धर्म होने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से हमको जवाब देना है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब हुआ भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जवाब देंगे। देखिए, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यसभा में। आपको हम बता दें कि राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 3 अप्रैल को हुआ था। 3 अप्रैल और 1952 को। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव होता है। एक बात और याद रखना है, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250। अधिकतम सीटें हो सकती है 250। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। पॉइंट ये सब याद रखते हैं आपको। तो संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किसका प्राप्त है? प्राप्त है किसमें? तो राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबका गौतम वैलिडिटी बढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं करना छोटे भाई। सबका फेस्टिवल खत्म होने के बाद जब हम उसमें लगेंगे, एग्रेसिव वे में लगेंगे, सारे जितने भी छात्र होंगे सबकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए गौतम, सबको 1 साल का हम वैलिडिटी एक्स्ट्रा दे देंगे उस बैच में जो आप बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? बताइए। कल्याणकारी राज्य तो है, समाजवादी राज्य भी है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। साम्यवादी राज्य का मतलब होता है वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज इसका अर्थ होता है। वर्ग विहीन समाज इसका अर्थ होता है। तो क्या हमारा भारत वर्ग विहीन समाज है? नहीं है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र पहला भाग में आता है, तो ठीक है, पहले होगा। नागरिकता इसके बाद होगा। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, तो तीसरा होगा। इसके बाद मौलिक कर्तव्य होगा, यानी कि पॉइंट 2 रखेंगे। और इसके बाद चौथा। आप पढ़े होंगे भारत के संविधान में 22 भाग है। पहला भाग में कहा गया है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही क्रम में सजाना था तो पहला होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और दूसरा होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको जब याद रहेगा कि भाग 22 को होता है और क्रमानुसार अगर याद रहेगा तो कभी भी आपसे गलती होने का चांस नहीं। कथन ए और कथन आर की बात हम करते हैं।
और आपको इसका जवाब देना है। पढ़ते हैं प्रश्न को पहले। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखे होंगे लोकतंत्र की जहां बात आ रही है, चुनाव की भी बात आएगी। जब भी किसी भी राज्य में वोट होता है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे एक मुखिया का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, सांसद का हो, बड़े बड़े जो लोग होते हैं कम ही घर से निकलते हैं वोटिंग के लिए। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो दलित लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो जरूर वोट देने के लिए जाते हैं। आया बात समझ में? इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारा सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल, लोकतंत्र जो है भारत में आत्मसम्मान की कामना बनकर के उभरा है। तो दोनों पॉइंट सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगला प्रश्न देखो। लिस्ट दिया हुआ है, सूची 1 को 2 से मिलान कराना है। ठीक है, मिलान कराएंगे। उपाधि का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में चर्चा किया गया है। तो ए का होगा 3। अब देखिए ए में 2 जगह 3 आपका दिया हुआ है, ए का होगा 3। आइए बी में बात करते हैं क्या है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। तो बी का होगा 4। देखिए बी यहां, इसलिए डायरेक्ट आप आंसर सी मार सकते हैं, लेकिन सबको मिला लेंगे हम लोग, सबको मैच करा लेंगे। सी में क्या है, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण। तो यह जो दिया हुआ है अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1। और इसके बाद डी में क्या होगा, शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के क में है। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब उसको जोड़ा गया था, यानी कि 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाए। अगला प्रश्न देखते, चलिए अगला प्रश्न को पढ़िए। और अगला प्रश्न 8 का बी होगा सर, 8 का बी होगा सर, 8 का देखते हैं बी होगा, 8 का बी होगा सर, नहीं बी, 1 मिनट, मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक, हाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद मौलिक कर्तव्य होता है। हाँ मिस्टेक है हमारा, से मिस्टेक है। पहले देखिए एक लिख देते हैं, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, 5 में संघ सरकार है, 6 में, इसी प्रकार से 22 को भाग है। तो पहला से लेके मिलाइए तो संघ तथा राज्य क्षेत्र पहला में आता है, तो पहला यहां पे हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नागरिकता आता है, तो इसके बाद 3 होगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व होगा, तब राज्य का, तब मौलिक कर्तव्य होगा, तो 4 होगा। और इसके बाद 2 होगा। हमने क्या मार दिया था, 1 3 4 2। भाई साहब ठीक तो है, 8 का बी होगा। पहले क्या मारा हुआ था, 8 का बी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन है भाई, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा देती है। गलत बात है। देखो संवैधानिक सरकार वो होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा दे, यानी कि यहां पे व्यक्ति को पहले रखा जाता है। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग यानी कि जनता की बात की गई है। तो संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है
तो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर 2 होगा। यानी कि कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? आपको बताना है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है उस संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। अगर लोकसभा में कोई विधेयक पारित है और अगर राज्यसभा उसको रद्द कर देता है तो तब लड़ाई वाला मामला हो गया। एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं और संयुक्त अधिवेशन की मांग वहां पे हो जाता है। तो ठीक है, पहला ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। हाँ, इस कंडीशन में भी जब एगो प्रस्ताव पारित कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति दोनों को एक जगह बुलाते हैं समझौता करने के लिए। ये भी ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना। हाँ, यानी कि लोकसभा में कोई विधेयक प्राप्त हो गया और राज्यसभा 6 माह तक उस विधेयक पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तीनों ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस प्रश्न से हमको यह सीखने को मिला कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाते हैं। ये सारे कंडीशन होते हैं जिसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया गया है? आराम से समझिएगा। केंद्र सरकार की जो अधिशासी शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में होता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री में नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब देना है। अधिशासी शक्ति का मतलब होता है कि पूरे देश का मुख्य पावरफुल शक्ति किसके पास होता है, आधिकारिक शक्ति किसके पास होता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। आया बात समझ में? देखिए, TRE 4 होगा या उससे पहले बीटेट, ये अभी क्लियर हुआ नहीं है। अभी ना तो बीटेट को लेकर के क्लियर हुआ है, ठीक है। क्रिएटिव शॉर्ट्स आपका क्वेश्चन है, जवाब दे देते हैं। अभी मार्केट में हल्ला आ गया है कि अभी, लेकिन औपचारिक रूप से भी कुछ क्लियर हुआ नहीं है। तो कुछ कहा, लेकिन एक आप इस बात को लेकर भी सचेत रहिएगा कि बीटेट और शिक्षक भर्ती ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा। कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि पहले बीटेट, देखिए होता क्या है कि बीटेट में फॉर्म भराया जाएगा, बच्चों से फी लिया जाएगा, तो अभी चुनाव भी तो आ रहा है, तो पूरी तरीके से आप सचेत रहिएगा हर तरीके से। तो ये हम कह नहीं सकते हैं, चूंकि किसी के बस में नहीं है बता पाना कि पहले कौन होगा, ठीक है। कहता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत को किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहले दक्षिण एशियाई की अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ये पहले याद रखना है। इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसमें 8 सदस्य देश हैं। इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, मालदीव हो गया, खुद भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे पड़ोसी देश इंक्लूड भारत को जोड़ करके 8। चूंकि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। और पड़ोसी देश में एक मालदीव भी आ जाता है आपका, मालदीव भी इसमें है सदस्य देश, और भारत भी स्वयं है। तो याद रखिएगा इसको। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने 6 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। अच्छा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अगर पूछेगा कि स्थापना कहां हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? एकदम डायरेक्ट इसको तो याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। चलिए जवाब दीजिए, किस वर्ष किया गया था?
1992 में। पूजा का जवाब आ रहा है कि सर 1992 में किया गया था। और कुछ लोग जवाब दीजिए। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है 1992 में। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है 1992 में। बिल्कुल। तो जिनका भी 92 आ रहा है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि स्वतंत्र जब भारत हुआ था तो पहली बार संसदीय सचिव का पद, बहुत अच्छा टॉपिक है। संसदीय सचिव का पद जो है भारत में कब से था? तो आजादी के बाद से आया है, आजादी से पहले नहीं था संसदीय सचिव का पद। तो ये 1992 में, याद रखिए। ये स्टेटिक्स, ये जो क्वेश्चन हो गया स्टेटिक्स के फॉर्म में हो। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे दर्जे पे आता है? तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर आता है कौन? पहले नंबर पे आता है यूपी। यूपी क्यों? वहां लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 48 महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है, 48 है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में 42 है। फिर अपना बिहार आता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर अपना बिहार आता है, 40 है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे आपसे क्वेश्चन में चर्चा किया है। यहां पे देखेंगे दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए हो जाए। हम बार बार कहते हैं कि लोकसभा सीट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के टर्म को घुमाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है? यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके लिए सिर्फ राज्यसभा उत्तरदायित्व है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के पास एक पावर है। जितना भी अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करना होता है, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की बात जो आती है, वो कौन करता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्यसभा करता है। बिल्कुल, ये क्लास पीआरटी के लिए भी है। आया बात समझ में? इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार आप लोग क्वेश्चन बदल बदल के कर रहे हैं तो आपको रिवीजन भी होता रहेगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, लोक लेखा समिति में होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इस 22 सदस्य में से, प्यारे इसको याद रखना है कि 22 सदस्य में से 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा के होते हैं, LS लोकसभा, और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसकी संख्या 30 होती है। तो प्रश्न क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखो, विजया लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल भी, इस क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी विजया लक्ष्मी पंडित। लेकिन खास राज्य को टारगेट किया है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये पदजा नायडू नाम है इनका, पदजा नायडू नाम है। लेकिन विजया लक्ष्मी पंडित भी राज्यपाल हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के किसी, मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल कौन रही है महिला में? तो विजया लक्ष्मी पंडित। लेकिन किसी राज्य को टारगेट किया है, तो पश्चिम बंगाल को टारगेट किया है, तो पदजा नायडू याद रखिएगा। ये स्टेटिक्स के रूप में आपको याद ही रखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? सही उत्तर को चुनना है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है। भारत में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यहां राज्यपाल नहीं होगा, यहां क्या होगा, यहां राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। बिल्कुल ये सही है, राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल का जो एक पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, ऐसे औपचारिक रूप से राज्यपाल 5 साल तक अपने पद पे रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे 5 साल से पहले भी उसको हटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कथन पर विचार करना है। कहता है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। बिल्कुल ठीक है, जब से स्थानीय स्तर पर जब ग्रामीण मामलों का प्रबंधन किया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत जब पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका लाया गया, तो उसके बाद खास करके पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो अंतःखेल होता था राजनीति का, वो कम हुआ है। अंतःखेल का मतलब क्या हुआ? अंतःखेल का मतलब हुआ कि जो पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, तो गांव की राजनीतिक पकड़ थोड़ा कमजोर हुआ करती थी। तो कोई भी किसी भी पार्टी से जब कोई विधायक सांसद आता था तो वहां के लोगों को लुभा लेते थे। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, तब से गांव का हर एक व्यक्ति समझदार परिपक्व हो गया है कि किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जो होती है वो इन्वॉल्व होने लगी है। तो इसलिए ये हमारा पॉइंट सही है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और उसके बाद ग्रामीण स्थानीय शासन में क्या हुआ है, तो बढ़ोतरी हुई है। ये भी हमारा ठीक है, दोनों हमारा सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो देखो, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसी के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था। किसको रखा गया था? तो इसके तहत पंचायती राज्य व्यवस्था को रखा गया था। इसको याद रखना है। तो 11वीं अनुसूची याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल था। 13वीं अनुसूची तो है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आती है? तो बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या आती है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य के बीच का विवाद, अगर दो राज्य आपस में विवादित हो गया, लड़ गए, या किसी एक राज्य का लड़ाई केंद्र सरकार के साथ हो गया, तो वो सब किसके क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में आता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, चुनाव पर जो विवाद होगा वो निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, ये गलत हो। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये गलत है। देखो, भारत सरकार के बीच और संघ राज्य क्षेत्र के बीच में विवाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र पे राष्ट्रपति का वर्चस्व होता है। इसके वजह से संघ राज्य क्षेत्र का कभी भी ये नहीं माना जाएगा। चौथा क्या है? दो या अधिक राज्य के बीच का विवाद। हाँ, दो आपस में, दो या दो से अधिक राज्य का विवाद हो या राज्य का विवाद केंद्र के साथ हो, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है इसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। याद रखिएगा, कहां से दिए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां से दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, समेकित निधि से दिए जाते हैं। अच्छा, दो बात याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय वाला पूछा है और एक वो सर्वोच्च न्यायालय वाला पूछ देगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन होता है ना, वो संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? संचित निधि से। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन समेकित निधि। तो याद रखिएगा कि भारत के समेकित निधि से उच्च न्यायालय का वेतन और संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। उच्च न्यायालय का वेतन कहां से मिलता है? समेकित निधि से। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलता है? तो संचित निधि है। इन दोनों पॉइंट को आप अपने कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य
विदेशी ऋण सीधे ले सकते हैं? नहीं, राज्य कभी भी विदेशी ऋण नहीं ले सकता है, नहीं होगा। देश दूसरे देश से जाकर के विदेशी ऋण ले सकता है, लेकिन अब बिहार उठ जाए या उत्तर प्रदेश चाहे या झारखंड चाहे कि हम जाकर के विदेशी ऋण ले लें तो ये संभव नहीं, इसलिए इसका जवाब होगा नहीं। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति एकदम सिंपल सिंपल, आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है और हमको उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको जवाब एकदम सटीक दे रहे होंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जवाब क्या आएगा? अरे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों का जवाब सही आ रहा है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आइए, दो वक्तव्य दिए गए हैं और यहां से आपको सही जवाब देना है। चलिए पढ़ते हैं। संसद तथा राज्य विधान मंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग के पास है। बिल्कुल ठीक है। संसद का या राज्य के विधानमंडल का जो चुनाव होता है उसका चुनाव कराने का जो शक्ति है, पावर है, वो किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। तो आप जानते भी पहले से हैं, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। बिल्कुल, निर्वाचन आयुक्त को कार्यपालिका हटाएगी। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। यहां पे निर्वाचन आयोग की चर्चा किया है और यहां पे निर्वाचन आयुक्त की चर्चा किया है। दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आंसर होता है बी। अगर दोनों एक दूसरे को स्पष्ट करता तो ए होता। तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि इसमें कितने लोग सही जवाब देते हैं। कितने छात्र हैं जो सही जवाब देते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति है। चलिए, निम्नलिखित में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं? राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में भी आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। राज्य विधान पार्षद में भी आरक्षण नहीं है। इसमें से कोई भी जवाब नहीं है। क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो यह होता है अनुच्छेद 352। देखो, आपने पढ़ा होगा 352, 356 और 360। इसमें राष्ट्रीय आपात की बात किया जाता है। राष्ट्रीय आपात यह होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की चर्चा करते हैं। और 360 में करते हैं किसकी चर्चा? तो द्वितीय आपात की। किसकी चर्चा करते हैं? तो द्वितीय आपात की चर्चा हम करते हैं। प्यारे भाई, तो 352 तो होगा नहीं, क्योंकि 352 में हम किसकी चर्चा करेंगे? राष्ट्रीय आपात की चर्चा करेंगे। 52 के बाद 356 द्वितीय आपात, ये भी नहीं होगा। 352 सॉरी राष्ट्रीय आपात की चर्चा करेंगे। तो 352 से लेकर के 52, 53, 352, 353, 354 और 355, इतने 8 किल जो है वो राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत आते हैं। और इसी में राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है, तब इसको लगाया जाता है। तो इस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 352 होगा। क्वेश्चन देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है आसान। ठीक है, पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। कथन पर विचार कीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा
राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। देखो यहां से यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ना कि 14 और 19 में इसकी चर्चा की गई। ये पॉइंट हमारा गलत हो। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया है कि केवल अनुच्छेद 39 के ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देगी। हाँ, ये मिनर्वा मिल्स में ये जो वाद था इसी पॉइंट पर चर्चा किया गया था। ये हमारा ठीक होगा, इसलिए इस कंडीशन में आंसर जो हमारा होगा सी होगा, केवल 2। हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए टफेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट लिखे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न को भी सीखना है, धीरे धीरे सीखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्य से संबंधित जो पॉइंट है वो अनुच्छेद 371 में दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 371 में दिया गया है। रविशंकर कहते हैं सी होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ तो ऐसे भी छात्र हैं जो कि क्वेश्चन लिखने से पहले ही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं। 371 होगा। ठीक है, 371 होगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 371 में चर्चा किया गया है कुछ राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किया गया है। ठीक है, और 371 का ए भी आपसे पूछ देगा कभी कभी, तो 371 के ए में नागालैंड की चर्चा किया गया है ना। उस प्रकार से 371 के बाद 371 बी है, सी है, डी है, ऐसे ऐसे है। तो बी में आपका है असम के बारे में, इसके बाद सी है मणिपुर के बारे में, है ना, ऐसे ऐसे करके आपको डी है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो राज्य के बारे में चर्चा है, तो अलग अलग राज्यों की चर्चा अनुच्छेद 371 में किया गया है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़ा अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है कि विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में बहुत सारी बातें हैं, जैसे समाचार पत्र, समाचार पत्र भी समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। विवाह भी, विवाह विच्छेद भी, है ना, योजना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शांति की समकालीन चुनौतियां हैं, क्या क्या है बताइए, क्या क्या है? दबंग राष्ट्रों का अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, ये चुनौती नहीं है। अगर कोई दबंग राष्ट्र है, जैसे अफगानिस्तान मान लो अपने आप को दबंग समझता है, तो वो हम लोग के लिए चुनौती थोड़ी ना है। अगर अफगानिस्तान में कोई भी घटनाएं घटती हैं, उससे ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है। आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियार एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग, अब आतंकवादी अगर आधुनिक हथियार का प्रयोग करेंगे तो ये भी एक प्रकार की चुनौती हम नहीं मान सकते हैं आज के समय में। समकालीन कह रहा है, क्योंकि प्रशासन है देश में, शासन है देश में, तो आतंकवादियों के पास अगर अत्याधुनिक हथियार है, हमारे शासन प्रशासन के पास भी कम नहीं है, इसलिए इसको चुनौती आप नहीं मान सकते हैं। या कोई भी आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभी ऐसा नहीं है कि जहां पे पहले एमसीसी नक्सलाइट वगैरह रहते थे, अब वहां ज्यादा परेशानी नहीं है लोगों को, क्या कि शासन प्रशासन भी उनसे ज्यादा ताकतवर उनके सामने खड़ा हो जाती है बन करके, इसलिए चुनौती इसको नहीं मान सकते। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वैश्विक समुदाय की मुखदर्शिता, वैश्विक समुदाय का मतलब हुआ कि विश्व में जितने भी देश हैं वो मूर्खदर्शिता बन के बैठे हुए हैं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रश्न है ना वो एक प्रकार का सोचने वाला प्रश्न है, तो इसमें कोई भी जवाब नहीं होगा, इसका आंसर हमारा ये होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पे आपको सोच करके जवाब दें। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला, इसको डायरेक्ट एकदम याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन थे जो समाजवाद का सबसे पहला बार प्रयोग किए। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है भैया? तो एकात्मक शासन व्यवस्था जहां भी होता है, शासन संचालन की समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। एकात्मक यानी कि वो होता है केंद्र सरकार के पास होता है। शासन का एक ही स्तर होगा,
तभी तो एकात्मक कहेंगे उसको। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है। विभाजन हो जाएगा तो एकात्मक थोड़ी ना रह पाएगा, विभाजन नहीं होता है इसलिए एकात्मक होता है। सब इसके जवाब सही हैं। इस कंडीशन में हम आंसर किसके साथ जाएंगे, तो डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है, तो लोकतंत्र को इस चिपको आंदोलन का नहीं रहा है, नर्मदा बचाओ का नहीं रहा है, क्योंकि चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित था, नर्मदा नदी से संबंधित है। यहां लोकतंत्र की बात कर रहा है। कि डरिएगा मत क्वेश्चन को देकर के। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है, तो 17वीं सदी के इंग्लैंड का जो मजदूर आंदोलन था लोकतंत्र के स्वरूप का एक उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था। अब ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये किया था जे.एस. मिल ने। किसने किया था, जे.एस. मिल ने किया था। सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, क्यों है भाई, दलित और अधिकारों से वंचित को फायदा होगा। बिल्कुल, सामाजिक न्याय रहेगा तो जो दलित लोग हैं या वैसे लोग जो अधिकारों से वंचित है, क्या होगा, बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है। समरसतापूर्ण समाज का निर्माण होगा, यानी कि समरसता का मतलब होगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होगा, ऐसा नहीं कि अमीर को ज्यादा मिले और गरीब को कम मिले, बिल्कुल वितरण समान रूप से। ये भी सही है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी। मानव अधिकार की विश्व, बहुत बार प्रश्न रिपीट हो चुका। मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और एक क्वेश्चन आप आराम से सब कोई जवाब दे सकते हैं, सोच के जवाब दीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। साड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो ए दलितों के द्वारा नहीं, मजदूरों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा चलाया गया था, तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो आज के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन मिला जुला करके बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, मीडियम आप इसको कह सकते हैं। तो छुट्टी होने के बाद आप लोगों ने फेस्टिवल मनाया है तो फिर से एक बार आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद दीपावली की छुट्टी होगी और छठ का छुट्टी होगा। तो कम से कम जो भी 10-15 दिन का हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है, इसको थोड़ा अपने आप को स्पीड करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल खत्म होने के बाद हो सकता है कि वैकेंसी भी आपके सामने आ जाए, उस समय आप अकबका जाइएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना है। 37 का बी होगा ना सर, 37 का, 37 में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था, तो जे.एस. मिल ने किया था। अब इसको आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन हमको जहां तक याद है जे.एस. मिल ने किया था। सुनील, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे दिमाग से निकल भी सकता है। देखो, हम भी क्या है, एक छात्र ही हैं, शिक्षक हैं, लेकिन छात्र ही के रूप में शिक्षक हैं। याद रखिएगा, हमको जो याद है जे.एस. मिल ने, लेकिन गूगल का जमाना है। आप अगर आपको इस पे डाउट लगता है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है छोटे भाई, आप इसको सर्च मार के अगर कोई आंसर दूसरा होगा तो आप सुधारने का प्रयास कीजिएगा। हमको जो याद था हमने उसी को बनाया है। चलिए दीजिए हमको इजाजत, फिर कल के डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे। टेस्ट जरूर मारिए, ऑनलाइन भी हमारा टेस्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आकर के मार सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पे ऑनलाइन हमारा टेस्ट मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट अगर आपको मारना है तो सुबह में आइए, सुबह में यहाँ पे टेस्ट और शाम में भी शायद टेस्ट। तो सुबह में जरूर टेस्ट, अगर आप नजदीक कहीं पे सेंटर के अगल बगल में है, टिकना पहाड़ी मोड़ पे सेंटर हमारा है, बाजार समिति में है ना, किसान कोल्ड स्टोरेज में है, तो आप टेस्ट जरूर मारा कीजिए। जय हिंद सब।